एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो चैप्टर बीएससी पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन के सिग्नल की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को देखा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, चक्रण करते हुए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार का एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटॉनों का परिरक्षण करता है, हमेशा शील्डिंग करता है। जबकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रभाव है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव है वो शील्डिंग भी उत्पन्न कर सकता है और डी शील्डिंग भी उत्पन्न कर सकता है। देखते हैं हम कार्बनिक अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्रण लगाने से भी एक चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हो रहा है, इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो दोनों तरह से है, वो पड़ सकता है। परिरक्षण का भी प्रभाव पड़ सकता है और विपरिरक्षण का भी प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा है वो प्रोटॉनों के सिग्नल पर शील्डिंग भी हो सकती है एंड डी शील्डिंग भी हो सकती है। अब ये बहुत अगेन है, जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कौन सा प्रभाव प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का होगा। किसके प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का? पाई इलेक्ट्रॉनों के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा प्रभाव होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉनों की स्थिति है वो कहाँ पर है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में किस पोजीशन पर हैं। तो शील्डिंग का इफ़ेक्ट इस पर ही डिपेंड करेगा कि जो प्रोटॉन हैं उनकी स्थिति है वो क्या है। इसको देखने के लिए हम दो उदाहरण लेते हैं। एक तो एसिटल्डिहाइड का लिया हमने, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड का लिया, और दूसरा हमने एसिटिलीन का उदाहरण लिया। अब हम एसिटल्डिहाइड का जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आर ग्रुप को यहाँ पर है CH3 हम मान लेंगे, और यहाँ पर ये प्रोटॉन है जो कि कार्बन पर उपस्थित है, जो कि डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से बंधित है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार से चक्रण करते हैं कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉनों का है वो डी शील्डिंग हो जाती है, और इसके डी शील्डिंग के द्वारा है जो सिग्नल है वो हमारा फिर डी शील्डिंग के द्वारा सिग्नल है वो डाउन फील्ड की ओर है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड में पाई प्रोटॉनों द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH के जो प्रोटॉन हैं उनका विपरिरक्षण कर देते हैं, जबकि एसिटिलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र CH प्रोटॉनों का परिरक्षण या शील्डिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एसिटिलीन है इसमें हम जानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड हैं। ये जो दो पाई बॉन्ड हैं ये इस प्रकार का प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं कि एसिटिलीन के इन दोनों प्रोटॉनों का शील्डिंग हो जाता है जब हम इनको बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव है वो शील्डिंग का पड़ रहा है, और यहाँ पर जो प्रभाव है वो डी शील्डिंग का पड़ रहा है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेंजीन है। तो बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉनों की वलय के इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने पर वलय धारा प्रभाव है, रिंग करंट इफेक्ट है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक नई चीज़ उत्पन्न होती है। ये जो छहों इलेक्ट्रॉन हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और वो एक नया प्रभाव या रिंग करंट इफेक्ट है वो जनरेट करते हैं। और रिंग करंट इफेक्ट होता है, इससे क्या होता है, इससे उत्पन्न इंड्यूस बल रेखाएं बेंजीन के प्रोटॉनों का डी शील्डिंग कर देती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एल्डिहाइड्स में या कार्बोनिल यौगिकों में भी डी शील्डिंग की फिनोमेनन होती है, और बेंजीन में भी डी शील्डिंग की फिनोमेनन होती है। यहाँ पर ये रिंग करंट के द्वारा है वो प्रेरित बल रेखाएं हैं बेंजीन के प्रोटॉनों का डी शील्डिंग है वो कर देते हैं। अगेन अतः कहा जा सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के सापेक्ष प्रोटॉनों की स्थिति, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसके विद रिस्पेक्ट टू द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉनों की क्या स्थिति है, ये इस बात का निर्धारण करती है कि प्रोटॉनों का रक्षण होगा या विपरिरक्षण होगा, अर्थात इसकी शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी। एसिटिलीन में प्रोटॉन की स्थिति इस प्रकार से है कि वह प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं से ढक जाते हैं और परिरक्षित हो जाते हैं। तो एसिटिलीन में हमने देखा, अभी पहले हमने जो स्ट्रक्चर में देखा था
कि यहाँ पर जो प्रेरित चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से जो इस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु हैं अर्थात CsP हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन परमाणु हैं उसका वो परिरक्षण कर देती हैं या उसे ढक लेती हैं। अतः उच्च क्षेत्र में जब भी शील्डिंग होगी तो हायर जो है फील्ड में है वो हमें सिग्नल है वो प्राप्त होगा। एल्डिहाइड्स में क्या हो रहा है, RCHO का हमने उदाहरण लिया है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है अर्थात इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो और एरोमेटिक कंपाउंड में प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं के क्षेत्र से प्रोटॉन बाहर रहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रभाव से उसके जो उसका प्रभाव है उससे जो ये प्रोटॉन्स हैं वो बाहर रहते हैं, अतः ये डीशील्ड हो जाते हैं। अतः एल्डिहाइड व एरोमेटिक कंपाउंड अति निम्न क्षेत्र में सिग्नल देते हैं। हमने देखा है कि जो डीशील्डिंग का इफेक्ट होगा तो उससे लोअर फील्ड की ओर है वो सिग्नल है वो शिफ्ट हो जाएगा, शील्डिंग का इफेक्ट होगा तो अप फील्ड की ओर सिग्नल है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे एल्केन, एल्कीन व एल्काइन के प्रोटोनों की हम तुलना करें। तो अब एल्केन में क्या है, एल्केन में कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हम जानते हैं हमेशा है वो शील्डिंग का होता है। और एल्कीन व एल्काइन है जो प्रोटोनों की तुलना करें तो sp3, sp2, sp कार्बन एटम्स की बढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हम ये भी जानते हैं कि जो sp कार्बन परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होती है और sp3 की सबसे कम होती है। तो जो sp वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनका लो मैग्नेटिक फील्ड की ओर है वो जो है सिग्नल आएगा, जबकि sp3 वाले का है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर है वो सिग्नल आएगा। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है न केवल इनका शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का जो प्रभाव है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रभावित होता है, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसको प्रभावित करती है। जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा है कि जो sp कार्बन परमाणु पर उपस्थित जो प्रोटॉन हैं वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर सिग्नल देंगे और sp3 के जो परमाणु हाइड्रोजन हैं वो हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर सिग्नल देंगे। परंतु 1 एल्काइनों में परिरक्षण के कारण है वो निम्न क्रम हो जाता है। और हम अन्य 1 एल्काइनों का अगर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है कि ये इस प्रकार से 1 ब्यूटाइन है। 1 ब्यूटाइन में हमने जो कार्बन लिए हैं वो sp और sp3 वाले कार्बन परमाणु हैं। और अगर हम इस प्रकार का उदाहरण लेते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड भी उपस्थित है और ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित है, अर्थात तीनों प्रकार के कार्बन परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं। sp कार्बन परमाणु भी है, sp2 भी है और sp3 है। तो इसमें जो क्रम आता है वो sp3 वाला वो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड की ओर है वो चला जाएगा, फिर sp वाला आएगा और फिर sp2 वाला है वो लोएस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें हम यहाँ पर sp2 को हम देखें तो sp2 में ये वाले जो प्रोटॉन हैं ये वाले प्रोटॉन हैं ये इस sp कार्बन से जुड़े हुए हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट काम करेगा और इसकी जो मिथाइल ग्रुप है वो +I इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है तो अर्थात हम ये देखेंगे कि जो sp2 के जो प्रोटॉन हैं वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर चले जाएंगे और sp3 के प्रोटॉन हैं वो हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर अपना शिफ्ट है वो दर्शाएंगे। अब हम देखते हैं केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक विस्थापन एवं आणविक संरचना है। तो जो सिग्नल आते हैं डिफरेंट है उनको हम केमिकल शिफ्ट के रूप में व्यक्त करते हैं और इसको हम वर्ड है यहाँ पर केमिकल शिफ्ट क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन का या हर एक प्रोटॉन का अपना अलग अलग एनवायरनमेंट है, उसका अपना अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट है, इसलिए उसके जो प्रोटॉनों की स्थिति NMR सिग्नल में होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए हमने इसको केमिकल शिफ्ट के रूप में व्यक्त किया है। और केमिकल शिफ्ट की पोजीशन अर्थात डिफरेंट सिग्नल्स की जो प्रोटॉन हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन हैं उनकी डिफरेंट स्थिति है वो उसकी संरचना को ज्ञात करने में हमें मदद करती है। हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या सबसे बड़ा उपयोग है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी कार्बनिक मॉलिक्यूल की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे द केमिकल शिफ्ट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स इन NMR स्पेक्ट्रम हमें क्या हेल्प करता है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने में मदद करता है।
उक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रोटॉनों के रासायनिक वातावरण के अनुसार, मैंने बताया आपको कि प्रोटॉनों का क्या केमिकल एनवायरनमेंट है, उसमें उनका परिरक्षण या विपरिरक्षण, तो उसके अनुसार क्या हो रहा है, उसका शील्डिंग हो रही है या डीशील्डिंग हो रही है। तथा एक अकेले प्रोटॉन की तुलना में तो हम क्या इसमें यहाँ पर देखेंगे कि उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो क्या डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन की शील्डिंग हो रही है या फिर डीशील्डिंग हो रही है। तो शील्डिंग के द्वारा जो सिग्नल है वो हमेशा है अप फील्ड की ओर जाएंगे, और डीशील्डिंग के द्वारा जो सिग्नल है वो हमेशा डाउन फील्ड के द्वारा हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि शील्डिंग और डीशील्डिंग के इफेक्ट से है वो प्रोटॉन की जो स्थिति है या सिग्नल्स की स्थिति है वो इसमें शिफ्ट होती रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई इसकी स्थिति खिसक रही है। इसी को केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। यौगिकों में रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के कारण प्रोटॉनों के अवशोषण की स्थिति है वो खिसक जाती है या शिफ्ट हो जाती है। तो अब देखो हमने क्या देखा, चाहे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो, लगातार मूव करते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रोटॉनों का परिरक्षण कर रहे हैं या फिर विपरिरक्षण, शील्डिंग कर रहे हैं या डीशील्डिंग कर रहे हैं, और इससे इनके जो अवशोषण की स्थिति है वो लगातार है शिफ्ट हो जाती है। अतः प्रोटॉन के अवशोषण के सिग्नल की स्थिति को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ये मैंने अभी बताया है कि ये शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो प्रोटॉनों की स्थिति है वो लगातार है वो जो है डिफरेंट प्रोटॉनों की स्थिति है वो एनएमआर के सिग्नल में अलग अलग पोजीशन पर प्राप्त होती है, जिसको हम लोग केमिकल शिफ्ट कहते हैं। किसी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट के मान से उस प्रोटॉन की रासायनिक प्रकृति है वो ज्ञात हो जाती है। तो केमिकल शिफ्ट के मान से हमें क्या प्राप्त होता है कि उसकी क्या केमिकल नेचर है, अर्थात उन प्रोटॉनों का एनवायरनमेंट किस प्रकार से है, वो शील्ड हो रहे हैं अथवा डिशील्ड हो रहे हैं, तथा इस आधार पर ही अणु की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे लिए है हमेशा जो अणु की जो स्ट्रक्चर है, जो एनएमआर का हमारा बहुत बड़ा यूज़ है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हम इन केमिकल शिफ्ट की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नाउ है रेफरेंस कंपाउंड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो रेफरेंस कंपाउंड हम ले रहे हैं, रेफरेंस कंपाउंड हमेशा क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिससे कि हमारे लिए ये ज्ञात होता है कि हम इसको एक रेफरेंस मटेरियल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इसका जो सिग्नल है वो हमारे लिए किस पोजीशन पर एनएमआर में प्राप्त हो रहा है और उसके सापेक्ष में। तो रेफरेंस हमेशा क्या होता है कि विद रेफरेंस टू, हमेशा हम बात करते हैं कि इसके सापेक्ष में हम अन्य सिग्नलों की पोजीशन को आसानी से हम स्टडी करते हैं, उसको हम रेफरेंस कंपाउंड कहते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सर्वाधिक काम में आने वाला जो संदर्भ यौगिक है वो टेट्रामेथिलसाइलेन है। टेट्रामेथिलसाइलेन जिसको शॉर्ट में हम लोग TMS बोलते हैं। TMS एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसकी सहायता से हम जो है अन्य यौगिकों, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जो TMS है, टेट्रामेथिलसाइलेन है, ये इस तरह का कंपाउंड है कि इसमें 12 प्रोटॉन, सिलिकॉन के साथ में 4 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इन 4 मैथिल ग्रुपों के पास में 12 प्रोटॉन हैं। और इन 12 प्रोटॉनों की जो सिग्नल है वो चूँकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट एक ही है, सभी सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं, तो इनका केमिकल एनवायरनमेंट एक ही होने के कारण इनका 1 सिग्नल है वो प्राप्त होता है, और 12 प्रोटॉनों का जो सिग्नल प्राप्त होता है वो एक बहुत ही अच्छा और शार्प और एक बहुत बड़ा सिग्नल है वो प्राप्त होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि जो टेट्रामेथिलसाइलेन है ये एक इनर्ट टाइप का कंपाउंड है, अर्थात अधिकतर कार्बनिक यौगिकों के साथ में टेट्रामेथिलसाइलेन किसी प्रकार की रासायनिक अपक्रिया नहीं देता है और किसी प्रकार से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये एक इनर्ट कंपाउंड के रूप में काम में आता है। TMS में 4 मैथिल समूह हैं और 12 प्रोटॉन समान प्रकार के हैं, तथा सिग्नल की सिलिकॉन की जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होती है, अतः इसके प्रोटॉन का परिरक्षण उच्चतम होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है,